हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भंवर सिंह। आज आपके सामने रोचक घटनाओं के अंतर्गत मारवाड़ के उन दो भाइयों की रोचक घटना लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो दोनों ही कुख्यात डाकू हुए हैं और जिनके आतंक से पूरा मारवाड़ ही नहीं, उत्तरी गुजरात भी बड़ा त्रस्त था। जी हाँ, ये दो भाई थे जिनका नाम था काना और वेलिया। आपने बहुत बार इनका नाम तो सुना होगा, लेकिन पहली बार आपके सामने ये कहानी के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इन दोनों भाइयों के किस्से बहुत मशहूर हैं, उनके गीत भी आपने सुने होंगे और पराक्रम की कहानियां। तो इन दोनों भाइयों का जन्म बिनमाल में धनाजी दांदल के वहां पर हुआ था, जो गरीब और निर्धन परिवार से थे, रावणा राजपूत परिवार से थे, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। दो भाइयों में से वेलिया शांत प्रवृत्ति का था, कामकाज में विश्वास करता था, लेकिन काना बड़ा कुशाग्र बुद्धि का और महत्वाकांक्षी था। वो रातों रात पैसा कमा करके कुछ करने की चाह रखता था और इसी चाह के कारण से छुटपुट कई बार वो चोरियां भी करता था। फिर धीरे धीरे वो कहते हैं ना, कालिया दौड़िया करने बैठे, रंग तो नहीं ले लेकिन लखन जरूर ले। तो वेलिया को भी आदत पड़ गई है। दोनों भाई छोटी मोटी चोरियां करते थे और फिर दिन में मजदूरी करते थे। फिर पुलिस को पता लगा, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते थे, कहीं जेल में भी रहते थे, फिर छूटते थे। ये क्रम चलता रहा। इसी दौरान उनकी मुलाकात बिनमाल से 10 किलोमीटर दूर खांडा देवल गांव है, वहां के ठाकुर साहब लाल सिंह जी से हो जाती है। और लाल सिंह जी इन दोनों भाइयों को वहां खांडा देवल लेकर के आ जाते हैं। ये भी चाहते थे कि हम यहां से जाएं तो पुलिस वाले हमारा पीछा छोड़ेंगे, तो वहां जाते हैं और उनको वहीं रखते हैं। खांडा देवल लाल सिंह जी की एक दासी थी जिसका नाम था रूपा। उस रूपा से वेलिया की शादी भी करवा लेते हैं, उनको उसकी वो पत्नी के रूप में उसको सुपुर्द कर दी जाती है। तो वहां रहते थे, लेकिन कहते हैं ना, एक बार जब आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति आदत से लाचार होता है, आदत नहीं छूटती। तो उनकी आदतें पड़ी हुई, तो फिर वही कुछ दिन तो ठीक ठाक काम काज किया, मेरे पे काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, गांव की गायें चराते थे। खांडा देवल गांव की आज भी बड़े बुजुर्गों को सबको याद है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी चोरियां करते थे। तो फिर पुलिस वाले पकड़ करके लेके गए और जसनपुरा जेल में डाल दिया। उस जमाने में जसनपुरा हाकम बैठता था, चूंकि दरबार भी घर में वहां पर आते थे। मारवाड़ की उप राजधानी कहो तो भी जसनपुरा थी। किले, पहाड़ पर किला भी बना हुआ है, महल भी है वहां पर। आज नवोदय विद्यालय है, वहां पर दरबार का बगीचा था, तो वहां जेल में डाल दिया गया। तो जेल में के दौरान ही दोनों भाइयों ने योजना बनाई कि अब रोज रोज ये पुलिस वाले परेशान करते हैं, कोई चोरी कहीं नहीं भी करो तो भी नाम अपना ही आता है, तो अब फिर सच में डकैती बनना है। तो वहीं से उन्होंने ये तय किया और जसनपुरा की जेल से फरार हो गए। वहां से फरार होकर के सीधे धनवाड़ा गांव आए। धनवाड़ा बिनमाल से 10 किलोमीटर दूर है। वहां धनवाड़ा ठाकुर साहब उनके पूर्व में परिचित थे, जब वो बिनमाल रहते थे तब भी उनके संपर्क में थे। और धनवाड़ा ठाकुर साहब को आखिर कहा कि ठाकुर साहब हमको बंदूक और घोड़ी दो। पहले ठाकुर साहब ने मना किया, लेकिन वो ज्यादा ही जिद करने लग गए, तो फिर उनकी घोड़ी और उनकी बंदूक लेकर के और शुरुआत वहीं से करते हैं। उसी दौरान उनकी माँ बिनमाल से खांडा देवल आ रही थी, तो वहां उस जमाने में जसनपुरा से बिनमाल एक बस चलती थी अंबालाल जी माली की। वो अंबालाल जी माली की बस में कंडक्टर था, उनका नाम भी अंबालाल व्यास था। तो कंडक्टर ने पैसे मांगे, माँ के पास में पैसे थे नहीं, तो काना वेला की माँ को बीच रास्ते में नीचे उतार दिया। माँ को नीचे उतारना, ये समाचार काना वेला को लगा, बहुत पहुंचा तो उनको बुरा लगा। और दूसरे दिन ही वो बस के सामने बंदूक लेकर के तान के खड़े रह गए और धड़ाम से बंदूक चलाई और बस के टायर फोड़ दिए। फिर बस पर फायर भी किया। उसी में एक वकील साहब बैठे थे, नारायण सिंह, जो उनकी खुद की वो पैरवी करते थे, उनके पास में होकर के गोली निकली, बाल बाल बच गए। तो उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद में उन्होंने डकैती का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने बरूडी को लूटा। बरूडी बिनमाल से 20 किलोमीटर रामसिंह और बिनमाल के बीच में बरूडी को लूटा। बरूडी को लूटने के बाद वहां से माल लूट करके और सीधा दे सुंदा माता के पहाड़ में। कहते हैं सुंदा माता का उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद था, और जहां माता का आशीर्वाद हो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। सुंदा माता का पहाड़ विशाल है, आज भी बहुत बड़ा पहाड़ है, खूब जंगली जानवर है, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। वहां पुलिस वालों के द्वारा उनको पकड़ पाना बड़ा टेढ़ा काम था। दूसरी बात यहां मैं और बता दूं, आसपास के जितने ठाकर ठुकर जागीरदार थे, वो सब लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन करते थे, और उन्हीं के माध्यम से उनको कारतूस मिलते थे, रसद भी मिलती थी। और वो डकैती करते थे तो उसमें व्यापारी वर्ग को अथवा जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको ही लूटते थे, किसी गरीब को नहीं सताते थे। ये भी लोग आज उनकी तारीफ करते हैं, आज के डाकुओं की तरह नहीं, किसी गरीब को सताने नहीं थे, व्यापारी वर्ग को ही लूटते थे, लूटपाट करके। और फिर कई बार गरीबों की मदद भी करते थे। बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखते थे, बड़े चरित्रवान थे।
तो उस प्रकार से ये डकैती करते थे और उस जमाने में उनके डकैती का आतंक भयंकर त्रस्त था। हर गांव में खौफ था। हर व्यक्ति रात को सोते वक्त ये सोचता था कि आज तो रात निकल गई शांति से। फिर दूसरे दिन कहीं के किस्सा सुनता था कि आज तो वहां लूटा है, वहां लूटा। तो बरूडी को लूटा, बरूडी को लूटने के बाद में उन्होंने थूर को लूटा, थूर में लूटपाट करने के बाद में मांडोली में लूटपाट की, चांदुर में भी लूटपाट की, मड़िया को भी लूटा। इसी प्रकार उन्होंने चित्रोड़ी को भी लूटा। चित्रोड़ी के अंदर भी एक जैन थे जिनके वहां डकैती करके और उनको भी वहां से लूट करके माल लेकर के गए। इसी प्रकार गुजरात में जो पाठावाड़ा उसके आसपास के गांव में भी उन्होंने लूटपाट की। इसी प्रकार आबू रोड के आसपास में जब यहाँ पुलिस का ज्यादा दबाव हुआ तो आबू रोड क्षेत्र में चले गए, गिरवर क्षेत्र में, तो वहां पर भी उन्होंने लूटपाट शुरू की। उसी दौरान जब गिरवर में रहते थे तो उनकी मुलाकात चंपा भरवाड़ से हुई, जो गुजरात में भरवाड़ी एक पशुपालक कौम होती है, जात होती है, उनमें से भरवाड़ थी जो वो छुटपुट डकैती भी करती थी। उनका एक गिरोह था और बड़ी महत्वाकांक्षी थी। तो वहां संपर्क होता है और वो भी उनके साथ में हो जाती है। कहते हैं उसको अपने धर्म बहन बनाया था। फिर वो तीनों वापिस सुंदा माता की वहां आ जाते पहाड़ में। सुंदा माता का आशीर्वाद था और सुंदा माता ने कह रखा था कि तुम मेरे शरणागत रहोगे तब तक तुम्हारा कोई माल भी मांगता नहीं कर सकता। यहाँ मैं आपको बता दूं, सुंदा माता सुरक्षित जगह थी। वहां पर माता जी के उस जमाने में बलि चढ़ती थी तो खूब सारे लोग वहां जाते थे। पार्टियां भी होती थी, खाने पीने की कोई दिक्कत थी नहीं। बहुत सारे लोग वहां दर्शन करने के लिए आते थे, ज्वार और चूरमा चढ़ाने जाते थे। तो वहां पर हर प्रकार की सुविधा थी और पुलिस के लिए उनको पकड़ पाना कठिन था। इधर पुलिस का दबाव पड़ा, राजस्थान और गुजरात की पुलिस का डेरा जसूपुरा में पड़ा रहता था। डेरा डाल के बैठे रहे लेकिन खूब कोशिश करके पकड़ नहीं पाए। एक बार समाचार मिला कि नीमच के पहाड़ में कानावेला आए हुए हैं, तो पुलिस वाले वहां गए। एक हेड कांस्टेबल थे, राजपूती थे, उनके नेतृत्व में टीम ने पीछा किया पुलिस की, लेकिन उनको तो पकड़ नहीं पाए। लेकिन उनके द्वारा कानावेला द्वारा की गई फायरिंग में वो हेड कांस्टेबल साहब की डेथ भी हुई, ऐसा कहते हैं। अब ये दबाव इतना बढ़ गया कि गृह मंत्रालय तक, और उस जमाने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया, उन तक बात पहुंची। गृह विभाग का भी पूरा दबाव था पुलिस पर। तब फिर कहते हैं कि योजना बनाई कि अब कैसे इनको पकड़ा जाए। तो ऐसे व्यक्ति की उनको तलाश थी जो स्वयं भी बहादुर हो और जिनके द्वारा इनको पकड़ाया जा सके। तो लोगों ने कहा बलवंत सिंह जी बाका सर भी बहुत बड़े डकैत हैं, कुशाग्र बुद्धि के हैं, उनका सहयोग लो। तो बलवंत सिंह जी बाका सर को कहते हैं ऐसा समाचार भेजा गया कि आप इनको दोनों को पकड़वा लोगे तो आपके जो मुकदमे चल रहे हैं वो हम विड्रॉल कर लेंगे, ऐसा लोग कहते हैं। फिर बलवंत सिंह जी को लगा कि मेरे से तो ये आएंगे नहीं, तो उन्होंने बिछावाड़ी, श्रीनाथ सिंह जी ठाकुर थे, बिछावाड़ी आया हुआ होती गांव के पास में सांचौर में, चितलवाना, अभी वर्तमान में चितलवाना तहसील में, वहां उनका विश्वास करते थे। तो श्रीनाथ सिंह जी के माध्यम से कानावेलिया को संदेश भिजवाया कि बलवंत सिंह जी से तुम्हें मिलाता हूं, बलवंत सिंह जी भी डकैत है और वो तुम सभी मिल जाओगे तो बहुत बड़ा गिरोह बन जाएगा। और पाकिस्तान में लूटपाट बलवंत सिंह जी करते थे, तो तुम भी उनके साथ में पाकिस्तान में लूट माल करोगे तो बहुत बड़ा माल हाथ लगेगा। यहाँ छुटपुट डकैती करने से कोई फायदा नहीं है। कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। उस दौरान चंपा ने समझदार थी, उसने समझाया था, देखो कानावेला, यहाँ धोखा हो सकता है, हमें सुंदा माता के पहाड़ को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, मत जाओ। उन्होंने खूब रोका, उसने खूब मना किया। लेकिन कहते हैं कि एक बार जब कोई व्यक्ति लालच में पड़ जाता है तो फिर वो उसकी लालचा बढ़ती जाती है। वो दोनों भाई नहीं माने। चंपा ने खूब अनुनय विनय किया लेकिन नहीं माने। अंतोगत्वा चंपा भी उनके साथ में गई और घोड़े पे बैठ करके और वहां बाकासर पहुंच गए। ताज्जुब की बात यह है कि सुंदा माता से बाकासर लगभग 150 किलोमीटर, लेकिन 150 किलोमीटर की घोड़े पर यात्रा करने पर भी पुलिस वालों को भनक तक नहीं लगी और उनको पकड़ नहीं पाए। और वहां बाकासर गए। फिर कहते हैं वहां पर षड्यंत्र पूर्वक उनको महफिल में शराब पिलाई गई, शराब के अंदर जहर दिया गया और जहर देकर के उन दोनों भाइयों को मारा गया। इसी प्रकार फिर चंपा को भी बाद में मार दिया गया वहीं पर। और उन तीनों को मारने के बाद में पुलिस को सूचना दी गई। तीनों की मृत शरीर को, लाश को लेकर के बिनमाल आए। बिनमाल खारी रोड जहां अभी तहसील है, वहां पर उनको लाश लेके आए। तब कहते हैं बिनमाल पूरा शहर और आसपास के लोग देखने के लिए आए थे और फिर वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो कैसी लगी आपको इन दोनों भाइयों की कहानी? आप जरूर सुने, जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आगे एक और रोचक कहानी के लिए आप तैयार रहें। एक और घटना आपके सामने लेके 1-2 दिन में प्रस्तुत होऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।